बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी जमातों और दीगर से राबितों का फैसला किया गया है और बानी पीटीआई से मुलाकात के भी इम्कानात हैं। जबकि दूसरी जानिब पाक अफगान सरहदी गुजरगाह तुरखम को 20 रोज बाद जुज़वी तौर पर खोला गया है ताकि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों की जो वापसी का अमल था वो जारी रह सके। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी जमातों और दीगर से राब्तों का फैसला किया। इन मुलाकातों के नतीजे में जो सियासी जमातों की तलखियाँ हैं वो क्या कम होंगी? पाकिस्तान का पॉलिटिकल ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। सही, इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल ऑर्डर ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। और यानी इमरान खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ किस शक्ल में मैं नहीं जानता। सही, मतलब कई शख्सियात से तो मुलाकात ही अब होती है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कब आए, बाद में आए, पहले आए। बड़े हमारे दोस्त अहबाब हैं, लेकिन वो खान साहब की वजह से ही है। और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके नज़रियात क्या हैं, कैसे ये पॉलिटिकल ऑर्डर जो है ना, ये पॉलिटिकल ऑर्डर भी कोलैप्स हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ना, कई ऑर्डर्स कोलैप्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर भी डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। असल जो चीज़ है वो है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी जो है वो तो चाहे कोई पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे कोई सब्जी फरोश हो या कोई अरब खरबपति ताजिर हो या कोई नौकरी, सिक्योरिटी हर एक की है। इसी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है वो सारे मुल्क को मुतासर करती है। मईशत, सोशल अनरेस्ट, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो नज़रियाती बुनियादों पर तो वैसे ही एक बड़ी अच्छी खुल के बहस होनी चाहिए नज़रियाती बुनियादों पे, लेकिन सच कोई पॉलिटिकल पार्टीज नज़रियाती रही नहीं है। मतलब उन्हें क्या, कौन से इत्तेहाद में क्या कॉमन है, कौन किधर है, क्या पहले कहाँ था, ये सारा का सारा जो है ना 1985 का ऑर्डर, जैसे मैं कहता हूँ 1945 का ऑर्डर दुनिया आलमी सतह पे टूट रहा है। इसी तरह ये पाकिस्तान में 1945 का जो ऑर्डर, 1985 का जो गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आया था, तो वो ख़त्म हो गया, अब अपना एक्सपायर हो चुका है। आगे उनके बच्चे ये वो सब सारा ये। और अब ये 27वीं तरमीम का सुन रहे हैं हम। मैं इस पर कोई राय इसलिए नहीं देना चाहता कि मैं ये तरमीम के हवाले से एक मेरी बड़ी एक पॉलिसी है, अपना एक नुक्ता नज़र है, वो ये कि शायद हमें एक बड़ा सीधा सादा सा एक आइन बनाना चाहिए दोबारा। ये इतनी तरामीम और उस तरामीम की शिकें और उस शिकों के अंदर पता नहीं 500 शिकें, और मतलब इतना कुछ है उसमें कि आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है कि कौन सी शिक में यानी। और ये मैं बात उस वक्त आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन, तो ये पता नहीं था कि इलेक्शन की डेट कौन अनाउंस करेगा। ये यानी यहाँ पड़ गया हर वो जगह जहाँ पर जाके कोई बहरान खड़ा होता है वो आइन खामोश हो जाता है। मतलब एक अजीब मामला है। वो जी कह रहे हैं कोई 90 दिन में होता है, कोई 90 दिन में तो नहीं लिखा, लेकिन की जगह जो है इफ़ की जगह बट की जगह सो की जगह, ओ भाई सीधा सादा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, आपके रूल्स होने चाहिए। जैसे होता है ना कि रूल्स मुल्क चलाने के लिए, और वो हालात के मुताबिक तेज़ी से चेंज हो जाते हैं। मैं आपको खलीजी रियासतों की मिसाल देता हूँ। वहाँ पर अचानक आपको पता चलता है कि जी कल से ये कानून नाफिज हो गया है कि जी कोई आपको लंबी चौड़ी तरामीम नहीं, ये क्योंकि हमारे शहरियों के लिए मुनासिब है इसलिए ये कानून, ये हमने इन्वेस्टमेंट करनी है ये कानून, इस तरह अकाउंटेबिलिटी करनी है, ये एक अदारा होगा, ख़त्म बस बात। एक अदारा होगा, 2 अदारे होंगे, तो जितने अदारे बढ़ते जाते हैं उतनी करप्शन बढ़ती जाती है सब अपना। तो ये एयरपोर्ट्स पे आप जाएं, वहाँ आपको बिल्कुल एक प्रॉपर सिस्टम नज़र आता है पूरी दुनिया में। तो ये इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अब अमेंडमेंट आ रही है, तो इसमें उम्मीद करते हैं कि इसमें उलझनों की जगह जो है ना, मतलब मेरा बस चले मैं कई पुरानी तरमीम को उड़ा के छोटी सी एक तरमीम कर दूँ कि छोटा सा आइन है, ये ऐसे मुल्क चलाना है हमने, जो रूल्स ऑफ द गेम है ना वो ख़त्म। और उसमें 4 5 6 7 8 बातें, अवाम, उनकी फलाह बहबूद, मईशत, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी। ये तो वैसे आइन के अंदर तो मुझे नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी और ये आइन में मईशत वगैरह लिखा है, लेकिन ये इतना जो है ना
बस चलें, अब मैं क्या बात करूं, हमें जो है ना एक आगे 2025 ख़त्म हो रहा है, अल्लाह ताला खैरियत से ये साल जाए, हमें आगे फॉरवर्ड लुकिंग एक कुछ कवानीन, कुछ असूल, कुछ ढांचा तैयार करना है जो हमारे आगे हमारे मुल्क ने कैसे बढ़ना है उसके लिए। तो अब ये है कि उसमें यही वही बुनियादी बातें हैं, बाकी मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। कोई नज़रियात हों, कोई बहुत ऐसी चीज़ हो कि जी नज़रियात के ऊपर खड़ी हैं, पॉलिटिकल ढांचे खड़े हैं, तो ये तो वो तो है नहीं। तहरीक इंसाफ का भी मुझे खान के ऊपर ही है सारा, बाकी जमातों का भी ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। तो बाकी है कि अक्रॉस द बोर्ड करप्शन, ये आज पकड़ा ना एक कंट्रोटा, कौन है ये जिसको आज वो मछेरे को पकड़ा है, ये क्या है, ये क्या, इसको आप जरा डिफाइन करें, ये क्या कैरेक्टर है? ये माशी दहशतगर्द है, पैसे लेके जा रहा था ना, खुद का हमलावर तो नहीं है, पैसे पकड़ाए किसी ने, पैसे लेके करेंसी निकली है, दहशतगर्दी फलाना दिमाग वो, लेकिन ये जो है ये माशी दहशतगर्द है, इसके सरपरस्त होंगे, इसके सहूलतकार होंगे, ये जाके पैसा देंगे किसी को। मैंने तो पीएचडी की हुई है इसमें, ये जो पूरा इनका नेक्सस है मैं तो इसीलिए कहता हूँ ये आप इनको पकड़े, आप देखिए मुल्क के अंदर हार्डकोर टेररिज्म कैसे खत्म होता है। अब ये कोस्टल लाइन आपके बॉर्डर चारों तरफ, और ये तो पैसे लाके इधर से असला खरीदा, उधर से उधर दिया, उधर से उधर दिया, उधर छुपाया, उधर से उधर निकले, उधर से उधर निकले, उधर से आप इन पे हाथ डालें और इनके पीछे बहुत सारे अफराद होते हैं, आप पकड़े एक क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए मुल्क आपका ऐसे जाएगा आगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बस ये माशी दहशतगर्दी के साथ मैं लिंक करता हूँ हार्डकोर टेररिज्म को, क्योंकि आज पकड़ा है ना केस आपने, जी। वो पैसे लेके किसी से असला खरीद के, असला क्या ये इतवार बाजार में मिलता है, स्मगल होता है ना जी। ये खुदकुश हमला, ये जो इनको मिलते हैं आईडीज कैसे बनानी है, क्या बनाना है, क्या हमारा पड़ोसी मुल्क, खुदा का शुक्र है कि तोरखम क्या अच्छी खबरें आ रही हैं और आगे बढ़ना है उन्होंने, लेकिन आगे कितना अच्छा लगे कि जनाब ज़बरदस्त किस्म की तामीराती काम जा रहा है, सामान वहाँ पे जा रहा है, चेक हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, ये हो रहा है। और मैं अल्लाह से दुआ भी है कि ये ख़त्म हो, जो नाचाकी हैं, गलत फहमी है, और अफ़गानिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान उसके साथ होगा, ठीक है। तो ये है कि बाकी ये माशी दहशतगर्द पकड़ा है, ये दहशतगर्द नहीं है, ये माशी दहशतगर्द है, ये वो है जो असल होते हैं ना पीछे, इसको पकड़ा है। पैसे लेके मैं जा रहा था, मछेरा बना हुआ था, पता नहीं क्या था ये, अच्छा अच्छा तो पैसे निकल रहे हैं, मछलियाँ देखें ज़रा, रंग बिरंगी मछलियाँ निकल रही हैं इसके पास से, अच्छा वर्दियाँ भी खरीद रहा था, ये यूनिफॉर्म भी खरीद रहा था, ये रेंजर्स के फौज के यूनिफॉर्म खरीद रहा था, कमाल है। मतलब मुझे कोई हैरत इसलिए नहीं कि ऐसे बहुत सारे हैं, बेशुमार लोग हैं ऐसे, ये इनको पकड़े ना, इनको ऐसे करके देखिए आप कैसे जबरदस्त कर दें सारा सिस्टम। बहरहाल तो अच्छा, मैं ज़रा देखते हैं आसपास क्या हो रहा है, हर वाकया ये इससे लिंक है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना। अभी आपको मैं बताता हूँ, आप सोचेंगे कि एक बटरफ्लाई इफेक्ट जो मैं बता चुका हूँ ना, एक वाकया वो वहाँ पे तितली जो है वो जब जंगलों में ब्राज़ील के अपने पर फैलाती है तो उसके नसर में उसके बाद जो है वो साइक्लोन जन्म लेते हैं, वो बटरफ्लाई इफेक्ट जो हर छोटा सा वाकया बड़े वाकये को जन्म देता है। पहले हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन आपको मैं बात भी बताऊं, एक है बंदरगाह जिसका नाम है पोर्ट ऑफ चारके, ठीक है, पोर्ट ऑफ चारके। और ये जो पोर्ट ऑफ चारके है जी, ये अगर हम एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है पेरू के नाम से, तो ये अगर हम पेरू को देखें तो जो लातीनी अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, तो उसमें एक तरफ जो है उसके इक्वाडोर है, एक तरफ कोलंबिया है अगर मैप में देखें, एक तरफ इक्वाडोर है, एक तरफ उसके ब्राज़ील है, और एक तरफ उसके जो है वो बोलिविया, चिली, और फिर उसके बाद जो है वो उसके मगरब में इक्वाडोर, कोलंबिया, ये आपका आ गया बोलिविया, ब्राज़ील, और फिर पूरा पैसिफिक ओशन है। यानी ये आप समझें कि लातीनी अमेरिका के जो वेस्ट में, लातीनी अमेरिका के वेस्ट में, ठीक है, ये एक मुल्क है पेरू।
अब यहाँ पे जनाब ये है पोर्ट ऑफ चारने, और पोर्ट ऑफ चारने जो है ये उन बंदरगाहों में से एक है जहां से बराह रास्त कारोबार पैसिफिक के थ्रू चाइना से चलता है। मतलब अमेरिका का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप यहां से गए हैं ना अभी आसियान के मुल्कों से, तो आसियान के मुल्कों से गए तो उसके बाद ये बना कि जी वो यहाँ पे अमेरिका का असर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये तो खुद आने वाले दिन फैसला करेंगे। वो पैसा लेके गए हैं ना सबसे, मुआहिदा हम ये करेंगे, मैं आपको ऐसे करो, हम असला खरीदो, रेयर अर्थ मिनरल दो, ये दो, फलां करो। लेकिन आप ये देखें कि ये जो बंदरगाह है पेरू जी, ये सबसे बड़ी डीप वाटर पोर्ट है जहाँ पर कुछ 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइना की, और ये बराह रास्त जाती है। और अगर हम इसको मैप में देखें, कोई भी मैप अगर हम दिखा दें यहाँ पे, तो ये बराह रास्त इसको चाइना के साथ जो है ये जोड़ती है चाइना के साथ, ठीक है। और चाइना की जो गेंगजोहो बंदरगाह है उससे ये जुड़ती है बराह रास्त। फर्स्ट अगर हम दिखा सकें ना फर्स्ट, तो उसमें हमें बराह रास्त ये नज़र आता है कि ये जो लैटिन अमेरिका है वो बराह रास्त चाइना से जुड़ता है। यानी कि कोई मोनरो डॉक्ट्रिन पॉसिबल है ही नहीं। मोनरो डॉक्ट्रिन जो है ना कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर इधर का होगा, इधर होगा। अच्छा, अब आप जरा ये एक दिलचस्प बात सुने, ये मोनरो डॉक्ट्रिन के हवाले से बात हो रही है। दुनिया में 193 मुल्क हैं, 193 मुल्कों में से 150 मुल्क बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है चाइना के। 150 मुल्क बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। 29th चाइना डेली ने वो मुल्क जहां पे इन्वेस्टमेंट है, तो ये 12 साल के बाद 150 मुल्क, 29 स्लाइड हम कोट कर देते हैं चाइना डेली को, 150 दुनिया के मुल्क बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। और आप इस तरह से सिर्फ देखें कि 25 ममालिक है ना अगर यहाँ पे लैटिन और कैरिबियन में, तो 25 में से 22 बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। अब मुझे बताएं कि ये अब क्या इसमें क्या करेंगे, ठीक है। और अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, तो उनमें से 53 बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, चाइना है। ईस्ट एशिया में 3 है, यूरोप में 29 है, मिडिल ईस्ट में 9 है, पैसिफिक में 12, साउथ एशिया में 6, साउथ ईस्ट एशिया में 10। ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है कि बेल्ट एंड रोड जो है ये दुनिया के 150 मुल्कों में इस वक्त चाइना का बेल्ट एंड रोड मौजूद है। अब उन 2 मुल्कों में, सॉरी 150 मुल्कों में एक वेनेजुएला भी है और एक कोलंबिया भी है। एक वेनेजुएला भी है और एक कोलंबिया भी है जहां पे चाइना मौजूद है। ये अलग बात है कि वेनेजुएला जो है वो ज़्यादा प्रेसिडेंट पुतिन, चाइना मतलब डिफेंस पैक्ट तो उनके साथ है, लेकिन ये है कि चाइना बाहर मौजूद है। वो वेनेजुएला और वो कोलंबिया जहाँ पर अभी अमेरिका जो है वो फौजी तख्ता उलटने की पहले कोशिश कर रहा था, फिर उसके बाद बोट्स पे अटैक किया, फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम ज़मीनी अटैक्स भी करने जा रहे हैं और ये सारा करने जा रहे हैं। वो करते हैं या नहीं करते ये तो उनकी मर्ज़ी है आगे कि वो किस तरह से प्लान करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रम्प। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 9th राइटर्स, Trump says कि he is not considering strikes within Venezuela. वेनेजुएला पे मैं हमले करने का सोची ना, ये बात की किसने है कि मैं हमला करूंगा वेनेजुएला पे। यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उनके सोशल ट्रुथ पे कोई गलत मैसेज डाल जाता है शायद आके, या कोई खबरें गलत, वो कहने उन्होंने कहा मैंने कब कहा कि वेनेजुएला पे मैंने अटैक करनी है।
मैंने तो कभी नहीं कहा कि इनकी हुकूमत गिराओ, ये करो, CIA VIA वो पता नहीं क्या। तो वेनेजुएला पे कोई अटैक करने का इरादा ही नहीं है। ब्लूमबर्ग 11th, सही। ट्रम्प डिनाइज रिपोर्ट्स दैट ही इज प्लानिंग स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कैसे कह दिया कि जो हमने जो है वो मैंने तो कोई बात कभी की भी नहीं और ना कोई मेरा ऐसा इरादा है, ये कैसे बात हुई है सारी। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट ने यहाँ पर एक ख़बर लगाई है, अगर हमारी टीम थोड़ा सा उसमें मुझे बता सके कि वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो है 5th, US रैम्प्स अप प्रेशर, वेनेजुएला प्लीड्स विद मॉस्को एंड बीजिंग फॉर हेल्प। वेनेजुएला ने मैसेज भेजा मॉस्को को तहरीरी तौर पे और बीजिंग को कि हमारी हेल्प की जाए। वेनेजुएला ने और लैटिन अमेरिका सारे इकट्ठा हो गया कि यहाँ पे फौरी तौर पे आप हमारी मदद करें और यहाँ पे आप वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका के मुल्क जो हैं हम अपील करते हैं कि आप मदद करें। प्रेसिडेंट ट्रंप का उसके बाद ये बयान आया कि मैंने ये ब्लूमबर्ग 11th, ट्रंप डिनाइज रिपोर्ट दैट ही इज प्लानिंग स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला। अच्छा, अब बात यह है कि इसी में अब पता चलता है जनाब, एक रिपोर्ट आती है सामने और वो रिपोर्ट ये आती है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग क्यों मनसूख हुई। सही। और ये मीटिंग जो बुडापेस्ट में होनी थी, इस मनसूखी के पीछे कौन से अवामिल थे और इस मजमून को, इस रिपोर्ट को RT रशिया की तरफ से ये मजमून, अभी हमने वॉशिंगटन पोस्ट बताया है, अब हम रशिया पे आते हैं कि रशिया उसका क्या रीज़न बता रहा है। यानी ये तो पूरा हो गया, प्रेसिडेंट ने कहा मैं वेनेजुएला पे अटैक नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है वॉशिंगटन पोस्ट ने कि मेदुरो ने मदद मांगी है मॉस्को से और बीजिंग से। अभी कल मुलाकात हुई है, कल परसों शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उसमें उन्होंने उसके बाद कहा कि मैंने तो कहा ही नहीं, वेनेजुएला की बात नहीं हुई। उस मुलाकात में डिस्कशन हुआ है या साइड पे बात गई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं स्ट्राइक्स नहीं करने जा रहा। लेकिन हैविंग सेड इट, जो RT की रिपोर्ट है 12th, वो कह रहे, RT ने लिखा है ये कैरिबियन क्राइसिस 2.0 ये खड़ा होने जा रहा था। ठीक है, इनसाइड द कैंसिलेशन ऑफ पुतिन एंड ट्रंप समिट, कैंसिल क्यों हुई उसके अंदर की कहानी वो बता रहा है। सही। अब रशियन वो कह रहे हैं कि जी कैंसिल इसलिए हुई है कि 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खड़ा हुआ था और सोवियत यूनियन ने वहाँ पर अपने मिसाइल भेजने की तैयारी पूरी कर ली थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने जो जनूबी सोवियत यूनियन का बॉर्डर था और नेटो का मेंबर तुर्की उस वक्त, ज़ाहिर है कि एक दूसरी दुनिया थी वो, अमेरिका ने तुर्की में मिसाइल फिट लगाए यहाँ पे सोवियत यूनियन के साथ, तो उधर से इन्होंने क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस जो है वो तुर्किया के जवाब में खड़ा हुआ था। तुर्की था उस वक्त, टर्की था, तो टर्की में उन्होंने लगाए, तो उधर तो उन्होंने कहा अच्छा हम आपके बैकयार्ड में लगाते हैं आके। तो इसको नाम दिया उन्होंने कैरिबियन 2.0 का, कि ये जो है, ये जब मैसेजेस आप ये भेज रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कह दिया कि मैंने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने का नहीं कहा, ठीक है ना, और मैं करूँगा अभी तो कहीं अंडरग्राउंड करूँगा, दूर दराज करूँगा, उसको भी साइड पे कर दें। और साथ ही आप जो है वो पीस की बात भी कर रहे हैं और नोइंग के मतलब है कि आपने टोमाहॉक्स का सब कुछ किया, लेकिन फिर आपकी जो मैसेजिंग है, तो कैरिबियन 2.0 के वजह, इनसाइड स्टोरी कैरिबियन बता रहे हैं वो। हम दोबारा देखें ना, स्टोरी का टाइटल ही कैरिबियन, कैरिबियन की वजह से इनसाइड रीज़न क्या आया है कैंसिलेशन का, कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि आप जो है ये वेनेजुएला, नोइंग के इस वक्त वेनेजुएला जो है वो हमारे साथ उसकी पार्टनरशिप है, और नोइंग के वो चाइना की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं और सब कुछ है, और अच्छा, और आप वहाँ पे
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये कैसी अजीब बात है कि वहाँ पर लैटिन अमेरिका में, यानी 25 में से, लैटिन अमेरिका के कैरिबियन में से 25 में से 22 मुल्क जो हैं वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। एक तो इन्वेस्टमेंट है ना, बेल्ट एंड रोड कोई फौजी अलायंस तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है ना वहाँ पे। तो अब, और उनको ये भी है कि यहाँ पर चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, वो पनामा कैनाल और बाकी सारा, तो वो चाइना की तो इन्वेस्टमेंट है। और ये मोनरो डॉक्ट्रिन को उस वक्त शायद इस तरह से देखते थे, उस वक्त शायद इस तरह से उसे मोनरो देखते हो, प्रेसिडेंट अमेरिका के, वो कहते हो मोनरो को इस तरह देखते हो कि शायद जो भी कुछ है वो हमारे इसी तरफ है, मतलब इधर ही है, दुनिया गोल नहीं है, बस इधर ही है, कोई पैसिफिक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कि इधर वो भाई आप इधर से पैसिफिक को यूं बना लें, हेमिस्फीयर तो ऐसे बन जाएगा, चाइना भी उसमें आ जाएगा। ये एपेक क्या है, जो एपेक का फोरम है, तो ये पैसिफिक रिम क्या है, ये एक आप यूं देखें ना, एक तो ऐसे भी तो बना हुआ है, इधर अमेरिका है, इधर रशिया, इधर चाइना, इधर ये, वो पैसिफिक रिम तो बिल्कुल ही मैप देखें आप तो आप कहेंगे कि ये तो पड़ोसी मुल्क हैं सारे। वो रशिया के सामने जो है वो अमेरिका है, तो चाइना के सामने जो है वो कनाडा है, तो उसके वो तो पैसिफिक रिम देखें आप तो आपको तो दूसरा नजर आता है। लेकिन हम चूंकि आदी हैं एक ही तरह के फ्लैट नक्शा देखने में, तो हम उसी तरह समझते हैं। अच्छा, अब ये तो एक तो ये बात हो गई, बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि वेनेजुएला रीज़न बना इस बात का कि इसके पीछे जो है वो ये बड़ी वजह बनी कि इसमें जो है वो, और ये आपको याद होगा सीलाक, चाइना सीलाक समिट हुई थी, जब प्रेसिडेंट लुला जो हैं वो जब परेड हो रही थी तो वो एक दिन के लिए चले गए थे वहाँ पे। सीलाक समिट, चाइना सीलाक फोरम की समिट हो रही थी, और सीलाक के सारे मुल्क जो हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 60 के करीब मुल्क जो हैं वो वहाँ पहुँचे हुए थे, और उनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही थी और एक सेशन हो रहा था, ये भी मई के अंदर। और उस ज़माने में ये जो है ये 13 मई को हम याद दिला देते हैं, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अटेंड किया था 7th, ये ओपनिंग सेरेमनी 4th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही थी चाइना सीलाक फोरम की, और की नोट एड्रेस भी दिया था वहाँ पे, और सारे कैरिबियन के और सारे मुल्क वहाँ के आए हुए थे। अब मसला ये है कि ये कैसे हुआ, ये मुलाकात हो गई, आगे पीछे दाएं बाएं, ये कैसे हुआ। दूसरा जो इसमें इशू है, जो बड़ी एक खबर है, जाहिर है इवेंट्स तो बहुत सारे जन्म ले रहे हैं, लेकिन इसमें तो एक तो ये हुआ कि वो कैरिबियन वाला जो पूरा चक्कर था वो पूरा का पूरा वो ख़त्म हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, उन्होंने ये मामलात रिजॉल्व करने थे, लेकिन रिजॉल्व उनसे हो नहीं पा रहे, वो इतने फैले हुए मामलात हैं। लेकिन उन्होंने टोमाहॉक रोक दिए थे कि मैं टोमाहॉक नहीं दे रहा, मैं टोमाहॉक इसलिए नहीं दे रहा कि वो मेरी पुतिन से बात हुई है, टोमाहॉक जाएंगे तो वो वहाँ से जंग ख़राब हो जाएगी, तो जंग रुकनी चाहिए, जंग रुकती, अब वो जंग नहीं रुकी। वो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने सरेंडर की बात की, वो सरेंडर, उन्होंने कहा तो मैं तो पूरा दोनबास लूँगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा मैं तो पूरा दोनबास का इलाका लूँगा, मैं तो ये इसके टुकड़े नहीं होने दूंगा दोनबास के। तो वो जंग चल रही है, ये टोमाहॉक लेने गए, टोमाहॉक से उन्होंने मना कर दिया कि उधर से मैं टोमाहॉक नहीं दे रहा, बात ख़राब होगी। लेकिन साथ वेनेजुएला के ऊपर बुडापेस्ट समिट कैंसिल होगी। उधर से उन्होंने मिसाइल टेस्ट किया, इन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन के मैं करूँगा, वो न्यूक्लियर वेपन का मैं जवाब। अच्छा, उधर से बड़ा मुतादा है क्योंकि वो, लेकिन वो उनकी फेवर में जाएगा, चाइना की तो फेवर में जाएगा ना, कि वो उधर से पूरा अपना शो करेंगे, चाइना पूरा शो करेगा अपनी पावर को, रशिया, नॉर्थ कोरिया उनके लिए। लेकिन अमेरिका ने गलत किया, इनको नहीं करना चाहिए था इस वक्त। बहरहाल हो सकता है ये करें, लेकिन क्योंकि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को तो कह दिया, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग जो है ये कोई आसान नहीं है बात, जो मैंने पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि ये बंद है, 90 की दिहाई के बाद नहीं हुआ, इसमें किसी ने नहीं किया सवाए नॉर्थ कोरिया के। अच्छा, अब इसमें जो दूसरा इसमें इशू है वो ये है कि जो बड़ी खबर है, बड़ी खबरों पे जाते हैं ज़रा। एक तो ये है कि जो ये ख़त्म हुआ, इसमें अब नॉर्थ कोरिया से उनका शुक्रिया अदा किया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, एपेक समिट ख़त्म हुई, उनका शुक्रिया अदा किया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेज़बानी की, सारा कुछ हुआ। लेकिन उसके नतीजे में एशियन मुल्क करीब आ रहे हैं। आपने देखा लैटिन अमेरिका की तिजारत कैसे उनके साथ, ये मैं सिर्फ अगर आपको ये दिखाऊँ ना, सिर्फ अगर ये मैं सेकंड आपको दिखाऊँ, नंबर 2, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं
एक्सपोर्ट्स कैसे हो रही हैं और कहाँ जा रही हैं, ये सारी की सारी जो है ये लैटिन अमेरिका की। और अगर मैं फिफ्थ आपको दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा चाइना की इकोनॉमिक माइट इन लैटिन अमेरिका इन द कैरिबियन, कि क्यूबा में कितनी इन्वेस्टमेंट है, वेनेजुएला में 45 बिलियन की तो एक इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, ठीक है, इक्वाडोर में, पेरू में, बोलीविया में, चिली में, अर्जेंटीन में, ब्राज़ील में। तो मुझे बताएं अब ये मोनरो डॉक्ट्रिन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? अगर हम फिफ्थ को देखें तो और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये सारा ही लैटिन अमेरिका में तो चाइना बैठा हुआ है। अच्छा, अब इस सूरत हाल में अगर वो वहाँ बैठे हुए हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ, मतलब मैं एक सिर्फ सवाल से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइना अपने इत्तेहादियों से पैसे ले रहा है कि आप सारा उठा के हमारे यहाँ ले आओ। वो चाइना तो ये नहीं कह रहा कि आप बोलीविया से, कि आप बोलीविया में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप बोलीविया आके हमारे यहाँ जो है वो फैक्ट्री लगा दे। ऐसा तो नहीं चाइना कर रहा, चाइना उधर इन्वेस्ट कर रहा है। वो वहां पे कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, पैसा लेके दें। मतलब मुल्कों की अपनी जीडीपीज कितनी है, उनकी इकोनॉमीज कितनी है। अब ये जो जैसे इंडिया के साथ हुआ है, 10 साल का एक पैक्ट हो गया उनके साथ, ये एक खलाई किस्म का ना, एक वो ख्याली सा पैक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 में हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 25 में हुआ, तो अभी मई में था ना, ये मई में जब पाक इंडिया कशीदगी हुई है जी। तो पाकिस्तान के तो स्ट्रेटेजिक एलाइज उसके साथ खड़े हुए थे जी, उसके साथ खड़े हुए थे, सफारती माउस पे भी और अस्करी माउस पे भी। तो भारत के साथ उसके स्ट्रेटेजिक एलाई कह रहा है कि जी साजहाज गिरा दिए उनके, बड़ा खुशी से कहा। ये जो पैक्ट है, कोई इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी, किसी किस्म के कोई तैयारी नहीं जाएंगे। पहले गए कोई F-18 तैयारे, F-35 तैयारे, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है? एक चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट थी जो कि इस डिफेंस पैक्ट से हटके थी, और वो उसके ऊपर मोदी जो सरकार है उसको जोर देना चाहिए था, उस पर बिल्कुल किसी किस्म की उस पर। और मैं कन्विंस हूं इस बात पे, ये नहीं कि मैं पहले भी कह रहा हूं, H-1B वीजा में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडिया की। सारे लोग नहीं, सारे सबको तो सॉरी, आप मैं कहूँगा 1000 में से 1000 के 1000 आदमियों ने बड़ी वहाँ पर कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया या यूरोप के मुल्कों ने, अफ्रीका के मुल्कों ने बड़ा काम किया होगा। लेकिन उनकी जो टेक में जो उनका काम है, और बाकी जो वो काम करने वाले लोग वहाँ जाते हैं काम करने, पढ़ने, और भाई आपने H-1B वीज़ा है ही उनका। अच्छा, वो साथ ही पैक्ट हो रहा है, वो स्टार चला रहे हैं, थोड़ी देर के बाद स्टार चला रहे हैं, ठीक है ना। वो स्टार वही 1950 की दिहाई वाला। ना इसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, ना इसमें कुछ कोई इसके अंदर कोई मसला रिजॉल्व है, ठीक है। और एक, अगर मैं 2 मिनट मुझे मिल जाएं तो मैं अपनी एक बात और मुकम्मल करके उसके बाद में फिर मैं जाता हूं, क्योंकि ये बात इसके साथ ही लिंक है। ताजिकिस्तान बड़ा एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मुल्क, और ये लैंडलॉक कंट्री और CSTO का मेंबर है। अगर हम ताजिकिस्तान को देखें तो बड़ा खूबसूरत। अब यहाँ पे 4th अगर हम देखें तो आयानी एयरबेस, यहाँ पे आयानी एयरबेस, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में ये एक समझौता 9/11 के बाद मैंने इस, यानी आप समझ लें इसको कवर किया हुआ है, इसको एज ए इवेंट जब ये हुआ था ना आयानी वाला। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस वक्त ये हुआ कि जी ताजिकिस्तान के अंदर, और कारगिल हुआ था कुछ अर्से पहले, तो ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट करती थी। ये एक तो फरखोर है, और एक ये ताजिकिस्तान में ये अहमद शाह मसूद ताजिक बड़े वहाँ के ज़बरदस्त लोग हैं अफगानिस्तान के। लेकिन ये जो बेस थी, फिर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, कई मिलियन के अंदर ये पूरी इसकी रनवे बनाई, ये पूरा जो है ये इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट करती थी। अब जनाब क्या हुआ है कि वहाँ से इंडिया को बाहर निकाल दिया। अच्छा, इंडिया को बाहर निकाला है, और बाहर किसने निकाला है जी? मेरा कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान का भी कोई कसूर नहीं है इसमें। इंडिया को निकाला है ये CSTO को मेंबर रशिया ने निकाला है। रशिया, न्यूज़वीक अगर हम दिखा सकें तो न्यूज़वीक ये कह रहा है कि रशिया ने इनको वहाँ से कहा कि आप यहाँ से, उनको ये कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। ये न्यूज़वीक ने इसकी खबर लगाई है। और फिर उसके बाद जो है ये न्यूज़वीक कह रहा है कि चाइना एंड रशिया पुश इंडिया आउट ऑफ एयरबेस इन बैकयार्ड, ताजिकिस्तान से निकाल। और ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली, अब आप रशिया से बात नहीं कर सकते थे,
रशिया से आपने आपकी सफारतकारी नहीं हो रही है स्ट्रेटेजिकली। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। कारगिल के पास है, ये कोई 20 किलोमीटर या डिस्टेंस बड़ा कम है वो वखान कॉरिडोर से। अब जनाब टाइम्स ऑफ इंडिया रैप्स अप ऑपरेशन एट अयानी एयरबेस, ये किसी की गलती है। स्ट्रेटेजिक पैक्ट विद ताजिकिस्तान एक्सपायर तो पहले हो गया था, मगर इसको तजदीद करवाना किसका काम था? ये जब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में गए थे तो दोशंबे के साथ बाकी उनके साथ ये बात इसीलिए कर रहे थे कि एयरबेस हमारे पास रहे, लेकिन वो परसू ही नहीं किया। अब जब ये अच्छा, फिर उसके बाद आगे चले, मैं इसको बात कंप्लीट करूं फिर आगे चलते हैं। जी न्यूज 27 डिड इंडिया लूज स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, रिपोर्ट्स क्लेम ये इंडियन एयरफोर्स विकेटेड अयानी एयरबेस इन ताजिकिस्तान। यानी ये इसका कोई मतलब कुछ सर पैर कोई देखें कैसे हुआ। ये CSTO का मेंबर है ताजिकिस्तान। फिर टाइम्स नाउ वाई इंडिया पुल्ड आउट ऑफ ताजिकिस्तान स्ट्रेटेजी अपॉन अयानी एयरबेस। ये मैं खुद अच्छा मेरे बातचीतों को समझ नहीं आती। मुझे कुछ अरसे पहले किसी ने बताया, किसी डिप्लोमेट ने, नॉन पाकिस्तानी डिप्लोमेट से बात है, उन्होंने कहा कि वो तय हो चुका है यानी कि वो तो हम ताजिकिस्तान से बस तय हो गया, हमारे रशिया बात हो गई है, मतलब साड़ी गल हो गई है, मतलब लेकिन वो कब हुई थी, क्या हुई थी, वो यहाँ से ये एयरबेस निकल गई। ये स्ट्रेटेजिक एयरबेस थी। और न्यूज़ में क्या कह रहा है, रशिया एंड चाइना इल्जाम क्या लगा रहा है अमेरिका, अब रशिया से ऑयल लेते हैं इसलिए पाबंदी है, और चाइना लेता है, चाइना से टैरिफ हटा दिया है। जी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं ये क्या हो क्या रहा है, आप जरा वक्फा लें इस दौरान। जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, डॉक्टर साहब FBR को रवा माली साल के इब्तिदाई 4 माह के दौरान शॉर्टफॉल का सामना रहा है। जो मतलूबा टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ था वो हासिल नहीं कर सका FBR। मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता। ये जब से शबर जदी साहब वाला वाक़या और FIR और वापसी हुई है, बस इसको इधर ही ये कहाँ से क्या बात, अच्छी बातें हो रही थी, कहाँ से FBR आ गया। अच्छा ये जो है ये बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी खबर, अब्राहम अकॉर्ड नहीं होने जा रहा। सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़ा फैसला किया सऊदी क़यादत ने, सही, और इतना बड़ा मजबूत फैसला उनका है। वो अमेरिका जा रहे हैं, सही, वहाँ पर उनकी डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है बड़ा मजबूत, और सऊदी अरेबिया F-35 मेरे ख्याल से उनके साथ, सऊदी अरेबिया चाइना दरमियान में, सऊदी अरेबिया ने बड़ा अपने आप को बैलेंस, इसमें बड़ी पावर। सऊदी अरेबिया के जो वली अहद और वज़ीर आज़म है मोहम्मद बिन सलमान, वो अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मैसेज भेज दिया है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा सऊदी अरेबिया। और मैं कोट कर रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स, ये स्टोरी ऑफ द, ये बड़ी स्टोरी है 18th न्यूयॉर्क टाइम्स की, कि इसराइल को सऊदी अरेबिया तस्लीम नहीं करने जाएगा, नहीं करेगा। ठीक है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते थे बार बार इब्राहिम, वो जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से, वो जाहिर है वो क्रिश्चियन अब्राहम कहते हैं, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। हज़रत इसहाक़ को आइज़क कहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोसेफ कहते हैं, वो उनका अपना। लेकिन कितनी दफ़ा उन्होंने हालिया दिनों में ये जिक्र किया है, आप देखिए ना प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बात करते थे कि इब्राहिम अकॉर्ड, व्हाई द पीपल, मैनी कंट्रीज आर विलिंग प्लान। सऊदी अरब की तरफ से मैसेज चला गया है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी को पढ़ें, ये दोबारा इसको देखें, ये स्टोरी इतनी बड़ी है कि मैं चाहूँगा दोबारा इसको दिखाया जाए। 18th सऊदी प्रिंस प्लान्स एम्बिशियस US विजिट। एम्बिशियस से मुराद ये कि बड़ी डील्स होने जा रही हैं उनकी, बट ओपनिंग टाइज विद इजराइल इज अनलाइकली। कोई इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड नहीं, दूर तक नहीं है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं है। और पीर के रोज तुर्किया में वो फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्टर्स 23 सितंबर को जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की थी अक़वाम मुत्तहिदा,
22 तारीख को समिट हुई थी ना सऊदी अरेबिया की, तो 23 को जो फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे प्रेसिडेंट ट्रंप से, वो सारे तुर्किया में उनकी मुलाकात होने जा रही है मंडे को। सही। अब कहाँ हो रही है? तुर्किया में, जिसके बारे में इसराइल कह रहा है कि ये इसकी फौज यहाँ नहीं आएगी, गजा में। सऊदी अरेबिया ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया ना कि बस इसराइल का बात नहीं करना, इब्राहिम अकॉर्ड की बात नहीं करना। अब वहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स गजा की स्टेबलाइजेशन फोर्स और आगे कैसे प्लान के ऊपर चल रहे हैं और क्या करना है, उस पर जमा कहाँ हो रहे हैं? तुर्किया में। और मुल्क कौन से जमा हो रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से मुल्क जमा हो रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के वजीर खारजा, एक इंडोनेशिया के वजीर खारजा, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर के वजीर खारजा, कतर से बड़े ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा तुर्किया में, और यूएई के वजीर खारजा तुर्किया में। और ये जो है यानी यूएई, कतर का तो हमें था ना कि कतर के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमास उधर, हमास उधर। अच्छा, हमास के रहनुमा इस वक्त पहुंचे हुए हैं, ये इस मुलाकात होने से पहले वो तुर्किया में है, हमास की लीडरशिप इजिप्ट में नहीं है, तो हो सकता है ये वज़ीर ख़ारिजा से उनकी भी मुलाकात हो जाए। अब इसमें है कौन कौन? देखें, तुर्की में इजलास हो रहा है, वजीर खारजा कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कतर। और साथ ही ये खबर आ गई कि जनाब उन्होंने ये जो, और एक ये जो मैंने भी बात की थी ना कि वेपन्स को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि नहीं कोई वेपन नहीं, ये तास्क को मैं कोट कर रहा हूँ 14th, ट्रम्प डिक्लाइंस टू से वाशिंगटन प्लान्स टू 14 कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह हम नहीं करना चाह रहे। ये पता नहीं खबरें कौन उनसे मंसूब कर देता है, सोशल ट्रुथ कौन चला रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसे नहीं है, ये कोई और गड़बड़ कर रहा है बीच में। तो उधर जो है वो यानी एयरबेस निकल गई, उधर चाइना 150 मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो उनके इत्तेहादी हैं या नहीं उनको छोड़, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं, किसी में कह रहे हैं तुम पे 50%, कोई 250%, कोई 80% टैरिफ, और जितनी अपनी इन्वेस्टमेंट से वो हमारे मुल्क में ले आओ। मतलब टोयोटा मेड इन अमेरिका होगी, टिकटॉक मेड इन अमेरिका होगा। मतलब एक अजीब गरीब, आप जरा मतलब सोचें ना कि बोलीविया में चाइना पहुंचा हुआ है, वो 54 में से 53 मुल्कों में अफ्रीका के चाइना, 150 मुल्क दुनिया के वहां बेल्ट एंड रोड है। ठीक है, अभी आप इसमें जो बियर, वो जो ऊपर जो इनका बियर रोड है जो आर्कटिक का है, उसको तो साइड पे रखे ना। लेकिन आप ये देखें कि ये जो है ये सऊदी अरेबिया का अब्राहम अकॉर्ड में ना जाना, और ये अब ये मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अब क्या फैसला करते हैं। पेंटागन ने ये दरमियान में वो थोड़ा सा वो भी करते हैं ना, उधर से आ जाए कोई, तो पेंटागन ने कह दिया कि जी टॉमाहॉक्स को दे दिया जाए, टॉमाहॉक्स हवाले कर दिए जाए, प्रेसिडेंट ट्रम्प फैसला करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प फैसला करेंगे। पेंटागन को, अब पेंटागन के नीचे उनको छींक नहीं मार सकता पेंटागन प्रेसिडेंट ट्रम्प के होते हुए। तो CNN, हाँ CNN को मैं कोट कर रहा हूँ, CNN की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि CNN ने, सॉरी पेंटागन ने कहा है कि जी ये 21 कि आप टॉमाहॉक्स दे दें, लेकिन जो आखिरी फैसला है वो टॉमाहॉक्स देने नहीं देने वो प्रेसिडेंट ट्रम्प करेंगे। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त, अच्छा यार मुझसे पूछो ना, मुझे कहो ना, ताकि मैं कुछ कहूँ। टॉमाहॉक्स मैं नहीं दे रहा, रशिया मेरा दोस्त है, मतलब पेंटागन ने ओके कर दी है, पेंटागन ने ओके कर दी। CNN की ब्रेकिंग चल रही है, पेंटागन क्लियर्ड गिविंग यूक्रेन लॉन्ग रेंज टॉमाहॉक मिसाइल, लिविंग फाइनल डिसीजन टू ट्रम्प। अब सारी दुनिया बैठ के सोशल ट्रूथ देखते रहे, लेकिन सोशल ट्रूथ पे हैक हो रहा लगता है, वो गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ घोटाला। वेनेजुएला पे अटैक कह रहे हैं, मैं नहीं करने जा रहा, मैंने वेपन्स की बात नहीं की, वो उधर खत लिख दिए जो है वो वेनेजुएला के निकोलस मदुरो ने, और वो कैरिबियन 2 के हवाले से इनसाइड स्टोरी दे रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं बात हुई, और वाशिंगटन पोस्ट पे खत लिखा उन्होंने बीजिंग को। अब इशू ये है कि यहाँ फैसला करना है मुल्क को। मैं बार बार ये गुजारिश बीइंग अ पाकिस्तान, वो हमारी स्टेट पॉलिसी जो भी है वो जाहिर है कि रियासत, मैं अपनी ज़ाती राय देता हूँ। अगर इंडिया, भारत ने, और मैं कोई
क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म नहीं कर, सबसे बड़ी गलती की है जियो पॉलिटिक्स में तो वो उन्होंने सार्क को ख़त्म करके की है। अच्छा था बुरा था जैसे भी था, एक फोरम था, नाराजगी होती बैठ जाते फोरम पे, अच्छा जी ये हुआ है, ये सार्क का इजलास हो रहा है, खत्म। जब बातें नहीं करेंगे, देखे ना एक जगह अब सीएसओ में बैठे, क्यों बैठे हैं कि वो जी रशिया वहां पे है तो हमारी ताजिकिस्तान, उनका दोनों का आउट, न्यूज़ भी कह रहा है कि आउट, बेच ही निकल। अब आपने क्या करना है मुझे बताएं, और ताजिकिस्तान में उधर क्या करना है, क्या इंटरेस्ट है। और ये सब आ गया अफगानिस्तान के लिए भी। ये मैं हमेशा कहता हूँ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस किसका है ये। जब 4 मुल्कों ने कह दिया कि यहाँ पर नई बगराम के ऊपर फैसला होगा, तो उसके बाद कोई इधर से दाएं से आगे पीछे जो मर्जी कर ले नहीं होगा। ये चीज़ अफगान भाइयों को भी समझनी चाहिए जी। कि आपने अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक रखने, बाहर की दुनिया भर के जामिन मत ढूंढते फिरें, ठीक है जी। तो इशू ये है सारा कि ये एक प्लेटफॉर्म था ना, आसियान भी अच्छा प्लेटफॉर्म था, वहां जाके बात होती, H1B वीजा पे बात होनी चाहिए, SCO में बात इनको इसके ऊपर करनी चाहिए थी कि रशिया से कि भाई ताजिकिस्तान आपके CSTO को मेंबर भी, और बहुत इन्फ्लुएंस है ताजिकिस्तान पे रशिया का, तो ये एयरबेस हमारे पास चाइना ने किया होगा, पाकिस्तान ने तो नहीं, मेरी कोई नॉलेज में नहीं कि पाकिस्तान ने उस एयरबेस के बारे में कोई नुकता उठाया हो। तो ये है कि अब अल्लाह ताला खैरियत से आगे दे लेके चले, लेकिन ये धोखे हैं, साजिशें हैं, झूठ बोला जा रहा है एक दूसरे से। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ये तो गया ना एक तरफ, इब्राहिम एकॉर्ड को तो साइड पे करे ना, सऊदी अरबिया नहीं मान रहा तो फिर तो, और उधर से तुर्की जो कह रहे हैं वो नहीं, वहीं पे तुर्किया में तो इजलास हो रहा है, सऊदी अरबिया UAE भी जा रहा है वहाँ, कतर भी जा, सारे मुल्क जा रहे हैं। और सऊदी अरबिया ने ना कर दिया तो जिन्होंने किया हुआ मुआहदा वो भी सोच रहे हैं कि हम रखें ना रखें अब इसके साथ, नेतन्याहू के साथ। तो ये अभी आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अल्लाह ताला ये जंगें ख़त्म करे और सुकून लेकर आए और मुल्क आगे बढ़ें, मईशत का सोचें, अपने अवाम का सोचें। ये मच्छरों जैसी हरकतें, ये क्या है, मैं तो सुबह से सुन के मैं ऐसी, मगर ये मच्छरे भी हैं, ये बड़े मगरमच्छ भी हैं, बड़े बड़े डायनासोर भी हैं जो माशी दहशतगर्द हैं। ये तो छोटे बहुत ही नैनो लेवल का ही कंटुट्टा पकड़ा गया है ना जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।